नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपनिवेशवाद के बारे में। उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद का आरंभ होता है 15वीं शताब्दी में और इसका अंत होता है 20वीं शताब्दी में। यानी 15वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य उपनिवेशवाद का प्रसार पूरे विश्व में रहा है। तो उपनिवेशवाद है क्या? तो उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र का आर्थिक शोषण करते हैं, उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। या एक ऐसी विचारधारा जो किसी शक्तिशाली राष्ट्र को किसी निर्बल राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार दे देती है, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल राष्ट्र का आर्थिक दोहन अपने हित में करना उपनिवेशवाद है। यानी कुल मिला के ये पता होना चाहिए कि इसमें आर्थिक दोहन होता है किसका? निर्बल राष्ट्र का। निर्बल राष्ट्र का आर्थिक दोहन होता है। आर्थिक दोहन, ये मूलतः आर्थिक दोहन ही होता है और करता कौन है? शक्तिशाली राष्ट्र करता है। यानी शक्तिशाली देश अपने आर्थिक हित के लिए किसी निर्बल राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है और उसका पूर्णतया उसके संसाधनों का दोहन करता है। जैसे इसका उदाहरण देख लो कि भारत और ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन अपने हित में किया। जैसे भारत से टैक्स लेता था और ब्रिटेन को भेजता था, भारत में फसलें उगाता था और अपने यहाँ भेजता था, भारत के कपास को ले जाता था, अपने यहाँ मशीनों में बनाता था और अपने यहाँ बने हुए कपड़े को भारत में बेचता था, भारत के मसाले ब्रिटेन में ले जाते थे। कुल मिला के कि भारत से जितनी अच्छी चीज़ें थी उसको ब्रिटेन में पहुँचा दिया जाता था। इस प्रकार भारत जैसे संसाधन संपन्न देश का ब्रिटेन ने खूब जम के शोषण किया। यही एक प्रक्रिया है उपनिवेशवाद की। इस व्यवस्था में किया क्या जाता है कि शक्तिशाली राष्ट्र अपना प्रसार करते हुए अपने आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी देश पर वो अधिकार कर सकते हैं। यानी अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए वो किसी भी देश पर अधिकार कर सकते हैं। किस बल पर? शक्ति के बल पर। पहले क्या होता था? एक होता है साम्राज्यवाद और एक होता है उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद क्या करता है कि किसी देश पर डायरेक्ट आक्रमण कर देता है और आक्रमण करके उस देश को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ऐसी व्यवस्था को कहते हैं साम्राज्यवाद। वो शक्ति के बल पर अपने अधीन कर लेता है और पूर्णतया उस पर शासन करता है, वो उसके देश का एक भाग बन जाता है। जबकि उपनिवेशवाद क्या करता है कि किसी दूसरे देश पर व्यापार के माध्यम से या शक्ति के माध्यम से अधिकार तो करता है, लेकिन कभी उस क्षेत्र को अपना मूल देश नहीं समझता है, बल्कि अपने पितृ देश के लिए वो उस देश का आर्थिक शोषण करता है। जैसे भारत का जो है व्यापार के माध्यम से भारत पर अब अधिकार कर दिया गया, लेकिन भारत को कभी ब्रिटेन वालों ने अपना देश नहीं समझा, बल्कि भारत का क्या किया? आर्थिक शोषण, और यहाँ के आर्थिक संपत्ति को वो ब्रिटेन भेजते थे। यानी भारत था तो उनके ही क्षेत्र में, लेकिन उसको कभी उन्होंने अपना नहीं समझा, बल्कि क्या किया? इसका खूब ढंग से निचोड़ा और कहाँ लीजिए? अपने पितृ देश। यानी ब्रिटेन उनका क्या था? पितृ देश, और उसकी पूर्ति कर रहे थे। अपने यहाँ जैसे एक तरीके से हम देखते हैं लोग परदेश कमाने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि दुबई जाते हैं कमाने, तो हमारे वहाँ जाने का उद्देश्य होता है धनार्जन करना। धनार्जन यानी कितना अधिक से अधिक वहाँ कमा लिया जाए और कमा के कहाँ भेजा जाए? अपने देश। रहते तो हम अरब में हैं, कमाते तो हम अरब में हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य है कि हमारा घर परिवार, हमारा भारत, हमारा देश, हमारे समाज के लोग ज़्यादा समृद्ध हों। हमारा केवल उद्देश्य है कि यहाँ से यानी अरब कंट्रियों से हमारा खूब पैसा कमाई हो और हम लाके अपने देश में जमा करें। यानी जिस प्रक्रिया के माध्यम से ब्रिटेन ने भारत पर अधिकार किया था, धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से, चाहे तो हम भी अरब कंट्रियों पर अधिकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता। ब्रिटेन भी आए थे यहाँ पर, व्यापार किए, नौकरी किए और पैसा अपने देश भेजे। ठीक यही प्रक्रिया होती है कि हम जाते हैं और परदेश कमाते हैं, लेकिन वहाँ से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है, बल्कि होता क्या है कि वहाँ से कितना पैसा, वहाँ चाहे गरीबी में रह लें, अमीरी में रह लें, छोटे घर में रह लें, मजदूरी कर लें, राशि कर लें, कुछ भी कर लें, व्यापार कर लें, दुकान लगा ले, लेकिन कुल मिला के कितना पैसा कमा लें और कहाँ भेजें? अपने घर को। ठीक यही ब्रिटेन वाले कर रहे थे कि यहाँ से कमा के अधिकतम पैसा अपने घर को भेजते थे। ठीक है, तो लैटिन भाषा की कॉलोनी का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जो किसी विदेशियों के बीच में बसी हो। अब इसका आरंभ देखते हैं कब से हुआ।
आरंभ। उपनिवेशवाद का आरंभ कहा जाता है कि 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कुस्तुनतुनिया जो थी ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और इस पर अधिकार कर लिया। ये कुस्तुनतुनिया आज के इस्तांबुल को कहा जाता था पहले, और ये पड़ता है तुर्की में। तुर्की जो एक देश है, तुर्की ऐसा देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है, और तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल, और पहले उसका नाम था कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो वहाँ पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। और तुर्कों के अधिकार से हुआ क्या कि 1453 तक जहाँ तक स्थलीय व्यापार एशिया और यूरोप के माध्यम से इस रास्ते से होता था, जैसे अगर मैप के माध्यम से देखें, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, अगर ये देखें तो ये भूमध्य सागर है, और इधर से ये पूरा है एशिया। ठीक है, ये इसको अगर हम मान लेते हैं भारत मान लें तो ये है अरब सागर। ठीक, और ये है यूरोप, ये पूरा एशिया आता है, और यहाँ पड़ता है जाके तुर्की। तुर्की बिल्कुल यूरोप से लगता हुआ है, यहाँ ग्रीस पड़ जाता है और यहाँ पड़ जाता है इटली। इटली और ग्रीस आसपास में लटके हुए प्रतीत होते हैं, और यहाँ से टच होता है तुर्की। तो पहले व्यापार, भारत का व्यापार यहीं से होता था, चीन का व्यापार भी यहीं से होता था स्थलीय मार्ग से। लेकिन हुआ क्या, जब तुर्कों का अधिकार हो गया 1453 में यहीं पर, क्योंकि यहाँ से स्थल मार्ग से आता था और ऐसे चला जाता है, अब यहाँ पर अधिकार हो गया तो यूरोप का और एशिया का व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब यहाँ से व्यापार होना दुर्लभ हो गया। तो हुआ क्या कि अब व्यापार के लिए नए मार्गों की खोज चालू हुई। अच्छा, नए मार्गों की खोज चालू करने का कई कारण था। इसी समय कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया था। कुतुबनुमा क्या है, दिशा सूचक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र है। और इसी समय गति सूचक यंत्र भी आविष्कार हो गया। गति सूचक या गति निर्धारक यंत्र यानी स्पीडोमीटर का, तो स्पीडोमीटर हो गया और कुतुबनुमा हो गया। इससे क्या हो गया कि नौ परिवहन में एक नई क्रांति आई। तो दो देश थे, आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर में देखेंगे और यूरोप महाद्वीप के नीचे लगते हैं अटलांटिक महासागर से। एक है पुर्तगाल और एक है स्पेन और पुर्तगाल। इन दो देशों ने नौकायन में बहुत बड़ा योगदान दिया और नए नए मार्गों की खोज के लिए ये लोग निकले। इन्हीं से निकले कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की। और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। वहीं मैगलन ने 1519 के आसपास पूरे विश्व का चक्कर लगाया। ठीक है, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज की और मैगलन ने 1519 में पूरे दुनिया का जल मार्ग से चक्कर लगाया। तो यानी कि कोलंबस, मैगलन और वास्को डी गामा ने नए जल मार्गों की खोज की और इससे क्या हो गया कि दुनिया के एक नए महाद्वीप की खोज हो गई जिसको हम जानते हैं अमेरिका महाद्वीप। और इस पे सबसे पहले अधिकार किया स्पेन ने। किसने अधिकार किया? स्पेन ने। और यहीं से चालू हुआ उपनिवेशवाद का दौर। स्पेन ने क्या किया कि अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन चालू कर दिया और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वो अपने देश की आर्थिक पूर्ति करते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आरंभ कैसे हुआ। 1453 में कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण नए जलमार्गों की खोज हुई और उन जलमार्गों के माध्यम से नए नए महाद्वीपों की और नए देशों की खोज हुई। जैसे कि जलमार्ग के खोज के दौरान वास्को डी गामा भारत तक पहुंच गया एक नए मार्ग से। वहीं कोलंबस को एक नए महाद्वीप की जानकारी हुई और नया महाद्वीप संसाधन से भरपूर था जिसको हम अमेरिका महाद्वीप कहते हैं।
उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानकारी हो गई, दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में जानकारी हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नए नए देश और नए नए द्वीपों के बारे में जानकारी हो गई। और जानकारी के साथ साथ ये जो यूरोपीय थे, इन्होंने अपनी सभ्यता के बल पर, अपनी ताकत और शक्ति के बल पर इन देशों पर अधिकार कर लिया और इनके संसाधनों का शोषण करना चालू कर दिया। इनके संसाधनों को अपने देश के लिए पूर्ति के रूप में इस्तेमाल करना चालू कर दिया। यहीं से आरंभ होता है उपनिवेशवाद। अच्छा, उपनिवेशवाद के लक्षण क्या है? उपनिवेशवाद के लक्षण देखते हैं। तो लक्षण या विशेषता देख लेते हैं। उपनिवेशवाद के लक्षण, पहला तो लाभ कमाने हेतु ये होता है। किसके हेतु? लाभ कमाने हेतु। उपनिवेशवाद शक्तिशाली देश कमजोर देश का आर्थिक शोषण करता, आर्थिक शोषण करता है। आर्थिक शोषण के तहत वो जितने भी संसाधन हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन या मानव संसाधन, उनका अपने देश के आर्थिक हितों के लिए पूर्ण करता है। जब अमेरिका की खोज हुई तो अमेरिका में इतना बड़ा भूभाग मिल गया, इतनी बड़ी बड़ी खदानें मिली, चांदी की खदानें मिल गई, सोने की खदानें मिल गई, तांबा की खदानें मिल गई, और उसने क्या किया? यूरोप को माला माल कर दिया। ठीक है, तो लाभ कमाने के लिए ये उपनिवेश होता है। उसके बाद में मातृ देश की शक्ति को बढ़ाता है। मातृ देश की शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि जहाँ से जो शक्तिशाली देश है उसकी ताकत को और बढ़ाता है, क्योंकि इनके संसाधनों का दोहन करता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त उपनिवेश नस्लवाद पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? नस्लवाद पर आधारित होता है। ये असमानता में विश्वास करता है। किस पे? असमानता में। और इस उपनिवेश को जो वैधानिक रूप दिया वो था लाक। लाक ने अपने पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में कहा कि जो उपनिवेश है वो वैधानिक है, क्योंकि अमेरिका जैसे महाद्वीप में बहुत सारी ज़मीनें बेकार की पड़ी हैं और उनका उपयोग होना चाहिए, जबकि अमेरिकी लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ के लोग देखें, यूरोप के लोग, तो एक इकाई ज़मीन पे मान लीजिए कि 5 रुपया उत्पादित करते हैं, जबकि अमेरिका के लोग, अमेरिका का मतलब है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दोनों महाद्वीप, साथ में कैरेबियन द्वीप समूह भी इसमें सम्मिलित है वहीं। तो यहाँ पर जैसे अगर एक इकाई भूमि पे वो 5 रुपया उत्पादित करते थे, वहीं अमेरिकी एक इकाई भूमि पर 10 पैसे भी नहीं उत्पादित कर पाते थे। तो लाख का मतलब था अगर यूरोपीय इन ज़मीनों पर अधिकार कर लेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा और साथ ही साथ मातृ देश की भी आर्थिक समृद्धि आएगी और उपनिवेश देश की भी समृद्धि आएगी। इसलिए ये वैधानिक है। उपनिवेश बनाना हानिकारक नहीं है। उपनिवेश बनाए जा सकते हैं और किसी भी असभ्य देश पर अधिकार किया जा सकता है ताकि उनको सभ्य बनाया जा सके। उपनिवेश के प्रकार, उपनिवेश के कितने प्रकार हैं देखते हैं। उपनिवेश के प्रकार, उपनिवेश 2 प्रकार के हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मॉडल उपनिवेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका मॉडल उपनिवेश, और दूसरा उपनिवेश का मॉडल है भारत, नाइजीरिया आदि। ये उपनिवेश के 2 मॉडल हैं। इसमें देखते हैं कि जहाँ की जलवायु यूरोपियों को ज़्यादा पसंद आ गई, वहाँ पर यूरोपियों ने अधिकतम जनसंख्या बसा दिया, अधिकतम जनसंख्या, और वहाँ की मूल जनसंख्या को नष्ट कर दिया, मूल जनसंख्या को पूर्णतया नष्ट कर दिया। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखते हैं कि वहाँ की मूल जनसंख्या खत्म हो गई। टोटल मूल जनसंख्या लगभग 2.5 से 3% बची है, बाकी सारी जनसंख्या खत्म हो गई। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में टोटल जनसंख्या का 10 से 13% मूल जनसंख्या है, बाकी इन लोगों ने वहाँ की जनसंख्या को ख़त्म कर दिया। अगर आप देखेंगे अमेरिका की जनसंख्या कैसे ख़त्म हो गई, तो चेचक से ख़त्म हो गई, क्योंकि चेचक का रोग यूरोपियों को पहले हो गया था, और जब यूरोपियों को हो गया तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। जबकि जब यूरोपियों का अमेरिका के साथ संपर्क स्थापित हुआ तो यूरोपीय चेचक की बीमारी के साथ अमेरिका पहुँचे। अमेरिका अभी तक दुनिया से कटे हुए थे, नए रोगों से उनको लड़ने की क्षमता नहीं थी। तो जैसे ये रोग अमेरिका पहुंचा, एक तरफ से लोग मरना चालू हो गए। अमेरिका वालों को समझ में ही नहीं आ रहा था मूल निवासियों को हो क्या रहा है, तो उन्होंने इसको दैवीय प्रकोप मान लिया, और इस दैवीय प्रकोप ने यूरोप को अमेरिका में शक्ति स्थापना में बड़ा सहयोग किया।
और आराम से अमेरिका उनके नियंत्रण में आ गया। कहा जाता है कि अमेरिका को चेचक ने बर्बाद कर दिया। चेचक ने अमेरिका को ब्रिटेन के सुपुर्द कर दिया या यूरोपियों का उपनिवेश बना दिया। वहीं रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जिसने अफ्रीका को यूरोपियों का गुलाम बना दिया। यानी रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका को बर्बाद किया और चेचक ने अमेरिका को बर्बाद किया, और दोनों में लाभ कमाई यूरोपीय। ऑस्ट्रेलिया टाइप का कनाडा और यूएसए टाइप में क्या हुआ कि बहुत सारी जनसंख्या यूरोप की लाके इन देशों में बसा दी गई और पूर्णतः ये लोग छा गए और कभी भी ये वहाँ से नहीं गए, वहीं के रह गए। बाद में इन्होंने अपने आप को डोमेनियन घोषित कर लिया या आज़ादी ले ली। जैसे आज भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया डोमेनियन है। डोमेनियन का मतलब होता है अधिराज्य। यानी ये पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। आज भी ये अपना सर्वोच्च जो है समर्पण ब्रिटेन के राजा या रानी के समर्थन में करते हैं। यानी यहाँ राष्ट्रपति या राजा नहीं हो सकता है, जबकि अमेरिका ने पूर्णतया आज़ादी ले ली, फुल फ्रीडम मिला था, जबकि पूरे नागरिक यूरोप के हैं। और अमेरिका और नाइजीरिया में इसके विपरीत था। क्योंकि यहाँ गोरे लोगों की चमड़ी इस जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कम ही लोग आए और यहाँ का आर्थिक शोषण किया और बाद में इनको छोड़ करके वो अपने देश चले गए। तो उपनिवेश के दो प्रकार, एक जहाँ रुक गए और आज भी हैं, और एक जहाँ केवल शोषण किया और उसके बाद में छोड़ के चले गए। अब देखते हैं उपनिवेश स्थापना के कारण क्या थे, क्यों स्थापित किए गए। उपनिवेश स्थापित करने के कारण, जो प्रमुख कारण है कहा जाता है ट्रिपल जी है। ट्रिपल जी यानी 3G। 3G का मतलब है गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। ये ट्रिपल जी ने उपनिवेश स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। गॉड, ग्लोरी, गोल्ड क्या है? गॉड मतलब होता है ईश्वर, यानी कि धर्म का प्रचार करना। धर्म के प्रचार के लिए ये नई जगहों पर जाते थे ताकि ईसाई धर्म का ये प्रचार कर सकें और लोगों को ईसाई बना सकें। तो धर्म के प्रचार ने इनको मोटिवेट किया। ग्लोरी यानी समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए ये नए देशों की तलाश करते थे, क्योंकि इनको संसाधनों की तलाश थी। इनके पास ज्ञान तो था लेकिन संसाधन नहीं था। जैसे कि यूरोप में देखते हैं ना जंगल है, ना खदानें हैं, ना वहाँ पर बढ़िया मृदा है ताकि खेती की जाए। तो इसलिए ये लोग नई नई जगहों की तलाश कर रहे थे। ठीक, उसके बाद में गोल्ड, सोना, यानी कि धातुओं की खोज के लिए ये लोग दुनिया के अन्य क्षेत्रों में गए। तो ट्रिपल जी ने क्या किया, उपनिवेश स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी कारण उपनिवेश स्थापित हुए। यानी कि समृद्धि की लालसा थी, धर्म प्रचार करना था, स्वर्ण चांदी यानी धातुओं को एकत्रित करना था। तो इसलिए इन्होंने उपनिवेश स्थापित किए। कच्चे माल की प्राप्ति, अच्छा, कच्चे माल की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप देखते हैं कि यही दौर है, लगभग 1770 ईस्वी के आसपास पूर्णतः औद्योगिक क्रांति आ गई थी यूरोप में। क्योंकि मशीनों का आविष्कार यूरोप में हुआ था, तो उन मशीनों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। और कच्चा माल हो कहाँ? मैंने कहा कि ना जंगल है, ना खदानें हैं, ना खेती योग्य ज़मीन है, तो कच्चे माल हो नहीं सकते। तो कच्चा माल आए कहाँ से? तो अगर खरीदते हैं तो धन देना पड़ेगा, अगर सख्ती से अधिकार कर लेते हैं तो धन ना देके उनका शोषण किया जा सकता है। तो कच्चे माल के लिए इन्होंने नए स्थानों की प्राप्ति की और इसमें इन्होंने जैसे कपास कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल, धातुएं तमाम प्रकार की, सोना चांदी, तेल कच्चा माल अरब कंट्रियों को इसीलिए लूटा था कि वहाँ पर तेल मिल जाता था। नील, तमाम प्रकार के रंगों के लिए इन्होंने शोषण चालू किया। खाद्यान्न, इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने क्या किया कि नए नए उपनिवेश स्थापित किए। अब जैसे देखते हैं कि तेल के लिए अरब को, नील वगैरह भारत में उत्पादित की जाती थी। धातुएं इन्होंने अमेरिका से खूब शोषण की। आज भी चिली और पेरू चांदी उत्पादन के लिए विश्व में अग्रणी है। वहीं कपास भारत में उत्पादित किया जाता था और ये सब
शोषण के रूप में, यानी जबरन चाहे कुछ पैसा देके ये ब्रिटेन वाले, यूरोप वाले भारत से लेके जाते थे, अन्य देशों से भी लेके जाते थे। तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए इन्होंने उपनिवेश की स्थापना की। तीसरा कारण है निर्मित माल के लिए बाजार। निर्मित माल के लिए बाजार। अच्छा, अब ये बना लेते, क्योंकि इनके पास मशीनें थी तो मशीनों से बन तो रहा था, तो कच्चा माल भी चाहिए और अगर बन जाए तो बेचने के लिए बाजार चाहिए। कहाँ बेचें? तो इसलिए अगर किसी देश पे अधिकार कर लेंगे और वहाँ के कुटीर उद्योगों, छोटे उद्योगों को नष्ट कर देंगे तो उस देश की मजबूरी हो जाएगी कि इन देशों में बने हुए सामानों को खरीदें। जैसे इन्होंने क्या किया कि भारत के कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया, कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया, अधिकतम टैक्स लगा दिया इस पे अधिकार करने के बाद। अब कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, सारे जो बुनकर थे वो धागा बनाने में लग गए या फैक्ट्रियों में काम करने लगे, तो उनका जो बनाया हुआ कपड़ा था वो थोड़ा महंगा भी पड़ता था अगर बनाते भी थे, और उसके बाद में उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगा दिया गया। जबकि जो अमेरिका या ब्रिटेन से जो माल बन के आता था उस पर टैक्स नहीं लगता था और मशीनों में बनते थे तो बहुत ज़्यादा माल कम ही मेहनत में बन जाते थे। तो अब ये माल भारतीय बाज़ारों में आ गए तो ये सस्ते भी होते थे। तो इन्होंने क्या किया कि सस्ते माल पूरे देश में छा गए, तो कुटीर उद्योग को तो तोड़ ही दिया और ये अपने माल को पूरे देश में प्रसारित कर दिए। तो इन्होंने क्या किया कि निर्मित माल के लिए बाजार ढूंढा, और वो बाजार कौन था? भारत, अमेरिका, अफ्रीका, इन देशों में इन्होंने बाजार का इस्तेमाल किया और अपने मालों को खूब बेचा। जो माल बनाए जाते थे यूरोप में इन देशों में ला करके बेचे जाते थे। तो इसलिए भी इन्होंने उपनिवेशवाद की स्थापना की। अगला देखते हैं, जनसंख्या का दबाव। हुआ क्या, यही दौर है कि जब संसाधन आने लगे, नई नई तकनीकों की खोज होने लगी, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगी, क्योंकि भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा अब यूरोपियों को, तो जनसंख्या बढ़ने के लिए। अब जनसंख्या बढ़ तो रही थी तो रहे कहाँ लोग? हमेशा लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, समाज एक दूसरे से कुंठित होने लगा, ज़्यादा उत्पादन हो नहीं रहा था, बाहर से ही निर्भर था। तो इन लोगों को क्या किया कि इस जनसंख्या को बसाने के लिए नए स्थानों की खोज करनी पड़ी, यानी कहाँ बसाए जाएं, तो इनके लिए भी नए स्थान की ज़रूरत पड़ी। और इस क्रम में भी इन लोगों ने नए नए स्थानों की खोज की और वहाँ पर अपनी जनसंख्या को खूब ढंग से बसाया। जैसे आप देखते हैं कि यूरोप से ही निकला है आज का अमेरिका, आज का ऑस्ट्रेलिया, आज का कनाडा, ये सारे यूरोपीय लोग हैं जो उन देशों पर जाकर अधिकार करके रह रहे हैं। भारत में थे तो भारत चले गए, नाइजीरिया या अफ्रीका से जो लोग थे वो चले गए। लेकिन अभी ये 3-4 देश और छोटे छोटे तो बहुत सारे देश आपको दिख जाएंगे जिनमें आज भी यूरोपीय पूर्णतः अधिकार करके बैठे हैं। अब वही उनका मूल देश बन चुका है। ठीक है, तो जनसंख्या को बसाने के लिए इनको ज़रूरत पड़ी नए स्थानों की। उसके बाद में नए स्थान पे लोग क्यों बसना चालू किए? तो धर्म प्रचार के लिए। धर्म प्रचार करना, इनको दुनिया, ये था कि ईसाई धर्म को दुनिया में फैलाना है और इसलिए ये दुनिया के देशों में जा जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनके दिमाग में एक उद्देश्य था, क्योंकि पुनर्जागरण होने के बाद में ये आया कि जो ज्ञान का प्रसार हुआ यूरोप में उसको दुनिया के सामने रखना है और दुनिया को भी ज्ञानवान बनाना है। तो दुनिया को ज्ञानवान बनाने के लिए मेरा कर्तव्य है कि दुनिया के जो देश अभी तक नहीं खोजे गए हैं उनको खोजा जाए, जो देश प्रकाश में है वहाँ तक पहुँचा जाए और सारी दुनिया के लोगों को सभ्य बनाया जाए। और कैसे? यूरोपीय मॉडल पर। कैसे? यूरोपीय मॉडल पर, यानी जो लोग वो हैं उन लोगों से हम लोग अच्छे हैं, ये श्रेष्ठ है और इस सभ्यता को उन लोगों पर रखा जाए या थोपा जाए, अपनी सभ्यता को मनवाया जाए, अपनी संस्कृति का प्रसार किया जाए। तो इस क्रम में भी नए नए क्षेत्रों की खोज हुई और नए नए क्षेत्रों पर इन लोगों ने अधिकार किया और उपनिवेश की स्थापना की। तो ये तो थे उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण। क्या क्या? कच्चे माल की प्राप्ति, ट्रिपल जी यानी गॉड, ग्लोरी और गोल्ड, निर्मित माल के लिए बाजार, जनसंख्या को बसाना यानी जनसंख्या विस्थापन, धर्म का प्रचार करना, ये सब कारण थे नए उपनिवेशों की स्थापना की। अब उपनिवेश को बनाए कैसे रखते?
उपनिवेश को बनाए रखने के लिए भी क्या जरूरत थी? तो उपनिवेश को बनाए रखने के लिए पहले तो इन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? शक्ति का इस्तेमाल किया, यानी ताकत के बल पर स्थानीय लोगों को नियंत्रित किया। ताकत के बल पर स्थानीय लोगों को नियंत्रित किया। दूसरा, इन्होंने नस्लीय श्रेष्ठता दिखाई। चूंकि ये जहाँ जहाँ गए अन्य देशों पर इनको काले लोग मिले, तो इन गोरों ने कहा कि गोरे चूंकि कालों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए जो चीज़ इनके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, जो सभ्यता संस्कृति मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, और जो है वो हीन है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। और नस्लीय श्रेष्ठता के आधार पर इन्होंने स्थानीय लोगों को दबा के और उनका शोषण किया और अपनी श्रेष्ठता साबित करते रहे। इसीलिए असमानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? असमानता। कभी यूरोपियों ने ये नहीं माना कि भारतीय, अफ्रीकी या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के मूल लोग उनके समान हैं। हमेशा इन लोगों को यूरोपियों से निम्न माना गया। इसीलिए इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमारी भाषा अंग्रेजी या लैटिन दुनिया की अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ है और इसी में तुम्हारा विकास हो सकता है। लोगों को मजबूरी में, चाहे शक्ति के बल पर, चाहे श्रेष्ठता के बल पर, चाहे धर्म प्रचार के बल पर, चाहे शिक्षा के प्रसार के बल पर लोगों को दबा के रखा और अपने शासन की श्रेष्ठता को बरकरार रखा। ठीक है। अब इस उपनिवेशों का अंत कैसे हुआ? अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो विउपनिवेशीकरण का आरंभ 20वीं शताब्दी के आरंभ में हो गया था। विउपनिवेशीकरण का आरंभ कहाँ से हुआ? विउपनिवेशीकरण जब राष्ट्रवाद का विकास होने लगा, नए देशों में विश्व युद्ध हो गए, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को प्रभावित किया और दुनिया में राष्ट्रवाद आरंभ हुआ। और राष्ट्रवाद ने एक नई प्रणाली चालू की कि हर राष्ट्र में अपनी एक पितृभूमि होती थी। नागरिकों ने अपने देश को पितृभूमि के रूप में माना और वहाँ पर आए हुए विदेशियों को भगाने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए आंदोलन चलाया। और यही स्वतंत्रता आंदोलन आगे चलकर दुनिया में विउपनिवेशीकरण का कारण बने। जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला और आज़ादी 1947 में मिली। अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चला, सबसे पहले 76 में मिली, 1776 में। वहीं पर हम देखते हैं कि श्रीलंका में 1948 में, चाइना में तो खैर चाइनीज़ अपने स्वयं से ही ग्रसित थे और वहाँ पर 1949 में आज़ादी मिली, पाकिस्तान 47 में, उसके बाद म्यांमार यानी बर्मा 1935 में आज़ाद हुआ। तो हम देखते हैं कि ये दौर है कि जब दुनिया के सारे उपनिवेश समाप्त हो रहे हैं और नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से विउपनिवेशीकरण हुआ और सारे उपनिवेश समाप्त हो गए। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूएनओ ने भी विउपनिवेशीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सशक्त राष्ट्रों को जो अपने शासन चलाने में सक्षम थे उनको स्वतंत्र कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद जो कि दुनिया में एक कलंक के रूप में छाया था वो जाकर 20वीं शताब्दी में समाप्त हुआ। तो देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़े। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद के लक्षण क्या हैं, उपनिवेशवाद के प्रकार क्या हैं, उपनिवेशवाद स्थापना के कारण क्या हैं, और उसके बाद में उपनिवेशवाद अपने शक्ति को बरकरार रखने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, प्रभाव को बरकरार रखने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, और विउपनिवेशीकरण का कारण और उपनिवेशों का अंत। अगर आपको कुछ ना समझ में आए या आपको सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।